अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स यूनिट 14। इसका लेक्चर नंबर पहला होगा। तो चैप्टर जो है, नए चैप्टर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम इस टॉपिक के अंदर क्या कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर प्लेन मिरर। इसका हल्का सा टच दिया हुआ है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरह से आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या होती है। तो बेसिकली ऑप्टिक्स जो है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लाइट की बिहेवियर के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? रिफ्लेक्शन करना लाइट की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन करना लाइट की प्रॉपर्टी है, डायफ्रैक्शन करना लाइट की प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस करना लाइट की प्रॉपर्टी है। तो खैर यहाँ पे हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जस्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर ज्यादा बात होगी इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा डिटेल में है भी नहीं इस चैप्टर में। तो लाइट की बिहेवियर, लाइट की प्रॉपर्टीज, और तो और तो और लाइट का मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है, कि लाइट अगर किसी मैटर यानी कि किसी भी मटेरियल के साथ जाके टकराती है तो वो कैसा बिहेवियर करती है। यानी कि लाइट का बिहेवियर पढ़ेंगे, मैटर के साथ क्या होगा। और साथ ही साथ यानी कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे आगे माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, कैमरा वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करके, यानी कि लाइट की मदद से ही, लाइट के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो इस सब को ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स क्या होगी जी? अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो हम कहेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो लिख लोगे, तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। किस चीज का? बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि हम इसमें बिहेवियर को स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन। लाइट का इंटरेक्शन भी तो होता है, हाँ। एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, मैटर के साथ होता है। ठीक है जी, अभी बात की थी नहीं, मैंने की थी इंटरेक्शन विद मैटर एंड इंस्ट्रूमेंट। और हम इसमें एंड लिखते जाओ एंड इंस्ट्रूमेंट्स दे डिटेक्ट लाइट, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। तो ये हमारे पास ऑप्टिक्स कहलाती है। ठीक हो गया सर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है। इसमें फर्स्ट है रिफ्रैक्शन, वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो क्या कोई भी लाइट जाके किसी मैटर के ऊपर, किसी चीज के ऊपर फॉल करती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी मीडियम के ऊपर, तो वो कुछ लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, कुछ पार्ट अंदर जाके पास यानी कि गुजर भी सकता है, रिफ्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि रास्ता चेंज कर देगा। लाइट ऐसा नहीं कि लाइट कुछ एब्जॉर्ब भी होती है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होना ऐसा मुमकिन बहुत कम होता है। तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं, जिस जगह पे जाके पड़ेगी वो लाइट, एक तो आपको पता है एनर्जी है, यूं कह लें, तो इसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन को अगर देखा जाए, रिफ्लेक्शन को अगर देखा जाए या पढ़ा जाए, तो रिफ्लेक्शन क्या होगी? रिफ्लेक्शन कहां से होगी? रिफ्लेक्शन के लिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा सरफेस होगा? ऐसा सरफेस जहां से लाइट टकरा के वापस आए। मान के चले ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हाँ सर। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड हो, जैसे आपका मिरर होता है वो बैक साइड से पॉलिश होता है, चेक किया हो, हाँ। यानी कि पॉलिश सरफेस है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आई लाइट और लाइट आके चली गई, रिफ्लेक्ट हुई। तो अब ये लाइट आने वाली लाइट है और ये जाने वाली लाइट है। तो खैर बाकी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो ये लाइट ओवरऑल क्या है? लाइट आई, किसी सरफेस के ऊपर पड़ी। जब लाइट पहले क्या थी, सोचो, लाइट आके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, द बाउंस बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर सिंपल डेफिनेशन करें तो द बाउंस बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। व्हेन ए लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम, मान के चले लाइट किसी एक, अब जैसे यहाँ पे हवा है, यहाँ पे मिरर है, शीशा है, गिलास है। तो शीशा एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। अगर थोड़ी फैंसी डेफिनेशन करें, दोनों डेफिनेशन कर देंगे हम, ठीक है। यानी कि अभी अगर देसी डेफिनेशन, जो अब हमने शॉर्ट डेफिनेशन की थी, वो क्या थी? देसी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। जो शॉर्ट डेफिनेशन वो क्या है? द बाउंस बैक, द टर्न बैक, द टर्न बैक ऑफ लाइट फ्रॉम
कहां से? फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। खैर ये आपके पास शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इसको भी कर सकते हैं, या बाउंस बैक भी लिखा जा सकता है। अब एक और डेफिनेशन, जब थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा सा इसको हाई फाई डेफिनेशन बनानी है तो उसके लिए भी आप देखते हैं हाई फाई डेफिनेशन कैसे बनेगी। ये एक मीडियम है, वन मीडियम है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, या वन फर्स्ट मीडियम कहेंगे, और ये सेकंड मीडियम है। ये जो गिलास है ये कौन सा मीडियम है? सेकंड मीडियम है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन ए लाइट ट्रेवल, यहाँ ट्रेवल कर रही है ना, या मूव, व्हेन ए लाइट मूव इन वन मीडियम एंड फॉल ऑन अनदर मीडियम, fall on surface of another medium, या लिखेंगे fall on surface of another medium, ठीक है जी, and it turn back into same medium, and it turn back into a same medium, this is known as reflection of light। भाई आप लिखो वो वाली डेफिनेशन, ठीक है। when a light traveling in a one medium after, यानी कि fall and fall on second medium, ठीक है, fall on surface of second medium, ये लिखो fall on surface of second medium after reflection it turn back, या लिखो then after strike it turn back, strike तो करेगी ना, strike करेगी मतलब जाके टकराएगी, it turn back, this phenomena is known as reflection। या है कि आपकी बुक में लिखी हुई है, वो भी आप लिख सकते हो। ये कोई अप्रोचिंग रे है और ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे ये टर्न बैक हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्शन नाम दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ वोकेबलरी अपने अंदर बिल्ड करनी है आपने। ये जो आने वाली रे है इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। जाने वाली रे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। समझ चुके हो? अब यहाँ जिधर ये टकराई और इधर ये लाइट टकराई, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊं इनकी, या ठीक है चल जाएगा। और ये है नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। क्या डेफिनेशन लिखाता हूँ। ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो कैसी रे? अप्रोचिंग रे है, मतलब आने वाली रे है। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन अगर करना चाहे तो वो क्या होगी? अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे कैसी रे होती है? अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे कैसी है? अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट। इसको क्या कह सकते हैं? अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट। अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब अच्छा, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? यहां से अब रिफ्लेक्टेड रे समझना चाहते हो, रिफ्लेक्टेड रे करना चाहते हो, तो वो भी बड़ी सिंपल है। द रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रे विच रिफ्लेक्टेड या बाउंस बैक। अप्रोचिंग रे है तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। द बाउंस बैक रे, द बाउंस BOUNCE बाउंस बैक रे, ठीक है। द बाउंस बैक रे इज नोन एज, जो भी कहते हो उसे, जो भी नहीं कहते बल्कि रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ये इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं बोलूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भाई? ऐसी वो नहीं है ये डेफिनेशन वगैरह, मतलब पूछी कम ही जाती है, लेकिन आपको अगर पूछ भी ले लेते तो आप जवाब देना, अगर थोड़ा सा मक्खन लगा के लिखना चाहते हो तो भी ठीक है आपके लिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? द पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक, यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या करती है? इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। समझ गए हो कि नहीं? नेक्स्ट बोले सर, नेक्स्ट बोले नॉर्मल क्या होगा? ए लाइन पर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर हो। एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये वैसे होता नहीं है, ठीक है, सच्ची मुच्ची का इमेजिनरी एक लाइन लगाई जाती है ताकि हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, जैसे इधर जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्क करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं। ये जो नॉर्मल हो वो एक ऐसी लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से गुजरती है
परपेंडिकुलरली गुजरती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल से, 90 का एंगल बन रहा है ना, इधर 90 का एंगल बन रहा है, 90 के एंगल से गुजर रही होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल क्या है, ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है जी, या ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ भी 90 का एंगल है, ठीक है। ए लाइन ड्रॉन ऑन ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो पास करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, पास करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसी लाइन जो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर 90 के एंगल से ड्रा किया, 90 के एंगल से ड्रा किया है ना, तभी ये जा रही 90 का एंगल बन रहा है। और ये कहां से पास करनी जरूरी है, देखो 90 के एंगल से तो मैं यहां भी ड्रा कर सकता हूं, लेकिन ये क्या नॉर्मल होगा, नहीं, लाइन परपेंडिकुलरली ड्रान तो ये भी है, ये भी लाइन है ऐसी जो परपेंडिकुलर ड्रा कर परपेंडिकुलर हम मैंने ड्रा की है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से गुजर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से गुजरना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं द लाइन ड्रान परपेंडिकुलर, उल्टा टी लिखते हैं ना परपेंडिकुलर को मैथ की जुबान में, नहीं तो आप उसको इसकी जगह पूरे परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। ए लाइन ड्रान परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर हमने ड्रा कर दिया, एंड पासिस थ्रू, और इसको क्या बोलेंगे, एंड पासिस थ्रू नॉर्मल, एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, विच पासिस थ्रू, ये लिखेंगे, विच जो पास कर रही है कहां से, पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। यहां तक बातें समझ आ चुकी है या नहीं आती है, बताओ। आ गई सर, ओए होए, मेरा माइक हिल जाता है ना, मतलब ये होता है हाय। तो ये आपके पास आ गई रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये क्या बात है, इधर लाइन राइटिंग सीधी उधर टेढ़ी हुई है, भाई यार मेरा राइटिंग का कुछ करो, तो ये राइटिंग कभी सीधी हो जाती है कभी टेढ़ी हो जाती है। भाई दूसरा आर्टिकल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं तरतीब से चलाऊंगा, मैं टेंशन मत लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करते हैं, ये बात समझ आ गई, हाँ सर आ गई, तो इसको अच्छे से समझो आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए समझना है तो। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी बता दें सर। थीटा आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दोनों के दरमियान है ना, तो इसको क्या कहेंगे जी, एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है ये एंगल, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर कहें तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, या आप किसी का भी नाम पे ले रहे हो, या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी कह सकते हो, या नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नाम किसी का पहले ले रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, भाई आप नॉर्मल का नाम ले सकते थे पहले, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, या आप यूं कह सकते थे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, बात एक ही है, इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतनी बातें आपको, इतनी वोकैबुलरी अगर आ चुकी है, तो मैं आपको समझाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत आसान है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो पहला है, इसको हम देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो है, उसमें से फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, या फर्स्ट लॉ लिख दूं तो समझ जाना फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं। फर्स्ट लॉ सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ, प्लेन एक ही। अब ये यहाँ वो वाला प्लेन नहीं है जो जहाज में उड़ते हो, ठीक है, वो प्लेन मत समझना, यहाँ प्लेन का मतलब कुछ और है कोई कोई समझ लेता है प्लेन। अब यहाँ पे मान के चले जी मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ जी, प्लेन बना रहा हूँ, इस प्लेन के आगे मैं, इस प्लेन के ऊपर एक और प्लेन बनाऊंगा, ये उड़ेंगे सर, नहीं, उड़ना नहीं है हमारा मकसद, है इसको समझाना। तो ये है, आगे चले 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 चले, फिर ये है, ये प्लेन मैंने बना ही दिया आखिरकार, ये इसके ऊपर ये रखा हुआ है, मतलब एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन रखा हुआ है, समझे, समझे, हाँ तू नहीं समझा ये ऐसे है, ये समझा रहा हूं आपको, ये ऐसे है बिल्कुल, ये से ये है बुक, इस बुक के ऊपर मैं ये रख दूं तो ये आपके पास बन जाएगा। तो देखो ये प्लेन है, ये कॉपी क्या है, ये कॉपी क्या है, प्लेन है ना, इस प्लेन को दूसरी कॉपी लाओ,
ये तो कुछ, हाँ ये लो, ये बुक लेते हैं। दो प्लेन, अब देखें, ये आपके पास प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन के ऊपर प्लेन, अब समझ जाओ। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे सब के सब एक जगह होंगे। रुको, जाने दो। ऐसे आएगी इंसिडेंट रे, यहां से आएगी और ऐसे गुजरेगी, ऐसा नहीं यहां आके ना, यहां आके इधर नहीं आएगी, आपकी तरफ नहीं आएगी, इधर आके आपकी तरफ नहीं आएगी। आएगी तो कैसे, ऐसे आएगी फिर ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी ऐसे चलेगी। तो ये इस प्लेन के अंदर होगा, इंसिडेंट रे इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में इंसिडेंट रे भी होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, इंसिडेंट रे भी होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सब के सब एक ही प्लेन पे होंगे। भाई इस तरह की मैंने उधर बना दिए तो आप समझ गए होंगे, समझदार हो। देखो ये प्लेन था, इसी में ही इंसिडेंट रे आएगी और इसी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब समझो इस बात को, थोड़ी सी गलती हुई तो माफ कर लेना। तो चलो समझ गए गलती कैसी, ये लाइन थोड़ी मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह सेम नहीं रहते ना, फिर चलो सेम रखते हैं, ये लो फिर ये लो, अब सेम बन गया। अब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इन दोनों के दरमियान होगा नॉर्मल। क्या होगा जी, नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो मेरे भाई ये समझो कि नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिधर आके टकराती है, अभी समझो। तो ये सब के सब किस में है, एक ही प्लेन में, ये इसी प्लेन में है, ये इसके ऊपर रखे हुए प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसी बात को बोलते कैसे हैं, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन भी यही है, द इंसिडेंट रे, और क्या है जी, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, नॉर्मल एंड, एक नॉर्मल हो गया, एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई, सब के सब, लाई मतलब झूठ नहीं है, अच्छा यहाँ लाई का मतलब है मौजूद होते हैं, लाई का मतलब क्या है, मौजूद। आल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो यही बात हो रही है, यही बात हो रही है, समझ चुके हो मेरे भाई, समझ चुके हो मेरे भाई। हाँ सर समझ तो गए हैं, नजर थोड़ा सा नहीं, नजर बट्ठू, नजर बट्ठू, ये लो अब नजर आ गया। अच्छा नजर बट्ठू सही आ रहा है, नजर बट्ठू। अच्छा अब फर्स्ट ला हमने सीख भी लिया, सेकंड ला की बात करते हैं भाई। सेकंड ला इधर ही, इसी की बात हो रही है, सेकंड ला ये, इसके साथ ये डायग्राम, फर्स्ट ला के साथ ये, सेकंड ला के साथ ये डायग्राम बनाओ। तो सेकंड ला, इसको अगर लिखना चाहते हो ना, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो। तो वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, ये दोनों सेम होते हैं। इसकी मैथमेटिकल लिखना चाहते हो, थीटा आई इक्वल होगा थीटा आर के। थीटा आई किसके इक्वल होता है, थीटा आर के इक्वल होता है। अब इसके ऊपर एक जबरदस्त क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आपके बुक के आगे दिया हुआ है, कोई डू यू नो करके दिया हुआ है, और डू यू नो का आंसर हम यहाँ बोलेंगे हाँ, यस वी नो, यस वी नो, हम कहेंगे हम आंसर जानते हैं। तो देख लें कैसे आंसर जानते हैं, उसकी बात मैं समझा रहा हूँ आपको। उसने कहा है कि कोई एंगल है, कोई लाइट आ रही, इंसिडेंट हो रही है और ये वापस जा रही है। तो उसने बोला है कि जो इंसिडेंट रे का जो वैसे नॉर्मल एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको कौन सा सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल 47 डिग्री का है। तो वो मांग रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना कुछ होगा, बताओ। आपको पता है ये 90 होता है, ये 90 का होता है, पूरा का पूरा 90 होता है ना, ये नॉर्मल 90 बनाता है, अभी तो पढ़ा है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों मिलके 90 बनाते हैं, यानी कि थीटा आई प्लस 47 दोनों मिलके कितना बनाते हैं, 90 का बनाते हैं। तो आपको थीटा आई चाहिए, तो थीटा आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री करोगे। हाँ बिल्कुल सही,
अब ये माइनस कर दो भाई, मेरे माइनस कर दो, 3 आएगा, 9 से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 53 डिग्री। बिल्कुल सही। 53 आता है क्या पक्का? चेक तो करो भाई। नहीं 53 नहीं आता, 8 और 2 4 43 आएगा, तो 43 डिग्री। तो ये ऑप्शन एमसीक्यूज पूछ सकते हैं इस तरह का, क्या होगा ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज। सही है। ये आपका किस में है जी? बुक में है, टिडबिट में है शायद, पीछे चले जाओ, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अगर ये दे दें रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कुछ भी कह दे 53 है, तो अब ये वाला निकाल दो। आई समझ? तो इस तरह से पूछ सकते हैं आपको, तरह तरह से पूछ सकते हैं भाई, मैं इस तरह से पूछ सकते हैं। इस तरह का एमसीक्यूज है, आपके बुक का दूसरा एमसीक्यूज है, देख ले। द इंसिडेंट रे मेक्स 45 डिग्री विद प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर कहीं पे है, सीधा है, जो भी है, ये प्लेन मिरर है। ये मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में तो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी, हाँ मान के चले ये अब प्लेन मिरर है, एक लाइन से बनाया है, यहाँ पे जाके लाइट टकराएगी और जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा है कि नहीं? है सर। तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इधर नॉर्मल होगा बीच में, यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल होगा एन। आगे प्लेन मिरर पढ़ेंगे, शॉर्ट, टेंशन मत लो। कहता है कि जो इंसिडेंट रे है वो 45 का बना रही है प्लेन मिरर के साथ, ये प्लेन मिरर है, इसके साथ 45 बन रहा है। तो ये इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो इंसिडेंट एंगल होगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो ये पूछ रहा है कितना होगा। भाई टेढ़ा कर दिया, इसी को आप उल्टा के ऐसे कर दोगे ना, इस तरह का ही बनेगा, बिल्कुल इस तरह की ही चीज बनेगी। हाँ सर बनेगी बिल्कुल। तो अब समझो, इस तरह की ही बनेगी, तो इसको निकालना कैसे है वो समझो। ये कैसे निकालना है? तो आपको पता है यहां से यहां कितना होता है? 90। तो आपको पता है ये और ये दोनों मिलके थीटा आई और 45 मिलके कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो आप थीटा आई निकालना चाहते हो, 90 माइनस 45, तो ये भी कितना आएगा? 45 का आएगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये 45 का है तो थीटा आर भी 45 का ही होगा ना। यस सर। तो ये ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, आपने बुक में देख ले, ऑप्शन 45 वाला सही होगा आपका। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में डिस्कस करूंगा। तो रिफ्लेक्शन की क्या क्या टाइप्स है वो हम देखेंगे। तो यहां तक देखो चीजें समझ आ रही ना, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को पढ़ लिया करो भाई। पढ़ना वही चीज है जो आपको अच्छी समझ आती है, आप ऐसी चीजें मत पढ़ा करो जो आपको समझ नहीं है। एक दफे जिस चीज की समझ होगी ना, उसकी गहराई तक उतर के पढ़ो, फायदे मिलेंगे। आगे चलो, मिटा दूं इसको? हाँ सर। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लें। सबसे पहले ये रिफ्लेक्शन की टाइप है, वही टाइप्स की हेडिंग वगैरह देना, टाइप्स ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। तो टाइप्स में पहली आती है जी रेगुलर, या जिसको हम कहते हैं, या इसको स्पेकुलर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर या इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन? क्या होती है? ये ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जो एक डायरेक्शन में होती है, ऐसे रिफ्लेक्शन जो किसी स्मूथ सरफेस से हो या पॉलिश सरफेस से हो। इट अकर रिफ्लेक्शन, इट अकर इन, ये कहां पे होती है जी? ये जो रिफ्लेक्शन है वो होती है अकर इन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेसेस, यानी मिरर वगैरह में ये स्मूथ और पॉलिश सरफेसेस में होती है। कौन सी रिफ्लेक्शन? रेगुलर। और इट इज वन डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन है, जैसे मिरर में होती है ना, तो मिरर में एक आया, लाइट आई तो फिर इसी तरह जाती है, तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो ये आप कह सकते हो इट इज वन डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? वन डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन, वन डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन है। और थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो, ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। ये बात भी लिख सकते हो इसके पॉइंट के साथ, अगर बढ़ा चढ़ा के लिखने। और लिख सकते हैं ओबे करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओबे करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, वैसे बुक में नहीं दिया हुआ, क्योंकि आगे एक लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करो, तो यही डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं जी दूसरी तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है, जिसे हम इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसका नाम क्या है? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
अब ये क्या किस तरह की रिफ्लेक्शन होगी, ध्यान से सुनना। ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये अकर होती है सॉफ्ट सरफेसेस, इट अकर्स इन सॉफ्ट सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस, सॉफ्ट सरफेसेस में होगी। वही सॉफ्ट ऊपर हो गया, हाँ सॉफ्ट नहीं बोलो, रफ सरफेसेस रफ सरफेसेस, क्या रफ या पोरस, रफ एंड पोरस भी लिख सकते हो, चलो पोरस सरफेसेस ये इधर से होती है, कौन सी, ये वाली इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये वन डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन है, ये मेनी डायरेक्शन, इट इज मेनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन, मेनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन, तो हम लिख सकते हैं ना मेनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन होता है, कौन सा रिफ्लेक्शन, बोलो सर सो गए आप, मेनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन। इसमें थीटा आई इक्वल नहीं होता, थीटा आर के एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल नहीं होता। भाई इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत, पॉइंट्स ज्यादा करने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ इस तरह से भी आ जाए। अब बात करते हैं लास्ट हमारा वो है, इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, अगर ऐसा है तो ये इंसिडेंट रे है तो इधर से कुछ पार्ट इधर भी जाएगी कुछ, तो इस तरह मेनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन होती है इसमें। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन माने लाइट बिखर जाती, स्कैटर्ड हो जाती, फैल जाती इसके अंदर, उसमें लाइट फैलती नहीं है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, फैलना न फैलना वाला। भाई ये वाली चीज समझ आई, इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा मैं एक बात बताने जा रहा हूँ यहीं से आपको, प्लेन मिरर क्या होते हैं। वैसे प्लेन मिरर का ये टॉपिक अच्छा किया है यहाँ देखे, अब ये बड़ी आसान सी चीज है, प्लेन मिरर कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब यहाँ से जो पॉलिश सरफेस है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, जिस जगह को पॉलिश किया जाता है, तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो, चौड़ी हो, ठीक है, और पॉलिश हो यानी स्मूथ हो, ठीक है। द मिरर, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, चौड़ी हो, एंड स्मूथ यानी कि पॉलिश्ड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की एक खास कहानी जो आपके बुक में लैब के लिए दिया यानी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर से भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपके बोर्ड की इस तरह की वो है स्ट्रेटेजी है कि भाई बुक में जो कुछ है सब पढ़ के आओ, तो हम उसी को चलते हैं। तो वो बुक वाले ने दिया हुआ है कि इस तरह से प्लेन मिरर रखा है और मिरर के आगे उसने एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक समझते हैं, ब्लॉक मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएंगी। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा सा रखता हूँ, ठीक है, मैंने मिरर छोटा बनाया, ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ सर ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से क्या जाएंगी, लाइट रेज चली जाएंगी। मान ले दो रेस हम निकालते हैं, एक रे ये जाएगी और एक रे ये जाएगी, थोड़ी सी रे की डायग्राम सही बना, ये इस तरह रे जाएंगी, ये रे दोनों इंसिडेंट करेंगे मिरर के ऊपर, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, अच्छा हाँ सर। अब यहाँ पे जाके ये रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो होना है, और ये भी आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टेढ़ी ना बना, लाइन टेढ़ी ना हो, स्केल हो, स्केल के साथ बनाए तो अच्छी बनती है, ठीक है। तो ये मान ले क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से आप देख रहे हो ये ब्लॉक शीशे के सामने रखा, ऊपर से आप देख रहे हो तो आपको ब्लॉक शीशे के अंदर नजर आएगा, हाँ आएगा। ये आपकी आंख है, ऐसी आंख किसकी होती है, देखो ये आंख है, देख रहे हो, तो आपको इमेज बनती हुई नजर आएगी, इधर नहीं बल्कि इधर पीछे पीछे, तो देखो इधर इधर बनती हुई नजर आएगी, जिधर मैं बना रहा हूँ, और टेढ़ी ना हो, ये इधर बनेगी, इमेज बनेगी, क्या बनेगी, इमेज, ये इमेज बनेगी। अब होता क्या है कि आपको इमेज मिरर के पीछे बनती हुई दिखाई देती, हाँ, तो ये मिरर से इधर तक का फासला होता है डी ओ, होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर से इधर तक फासला होता है डी आई, होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। तो अब इसके बारे में सीखा क्या, इसके बारे में पूछूं, इमेज की नेचर कैसी है, इमेज की नेचर, जो इमेज बनी ये इमेज है, और ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक ऑब्जेक्ट है। तो इमेज की नेचर क्या है आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर इमेज की जो नेचर है वो वर्चुअल है, इमेजनरी है, असल में तो नहीं बनी है, इमेजनरी बनी है, पीछे बनी, अगर इधर सामने इधर बन जाती तो हम बोलते हैं इसको रियल बनी है, तो इमेज मेरे के पीछे बन रही इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। भाई वर्चुअल लफ्ज का मतलब क्या है, हकीकी नहीं है, इमेजनरी है, बनावटी है, इमेजनरी है। वर्चुअल
तब बनती है जब लाइट रेस एक्चुअल में मिलती नहीं है, ठीक है। वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है, सीधी है ना, उल्टी तो नहीं बनी है इमेज, हाँ। तो इरेक्ट है यानी कि सीधी है, सीधी इमेज बनी है। जैसे जैसे रखा हुआ था मार्कर में, शीशे के आगे रखूंगा तो मार्कर इसी तरह बनता हुआ दिखाई देगा, तो सीधा बनेगा। प्लेन मिरर की बात है। प्लेन मिरर कौन सा, जो आप सुबह उठ के अपना चेहरा देखते। नेचर आ गई। अब मैं पूछूं मैग्निफिकेशन क्या है, या इसकी दो तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक होगी नेचर, ठीक है, एक होगी इसकी मैग्निफिकेशन, एक लोकेशन कहाँ पे है ये भी डिस्कस, लोकेशन डिस्कस करते हैं। लोकेशन, लोकेशन क्या है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट दूर रखेंगे उतनी ही इमेज दूर बनेगी। आपको ये डिस्टेंस ऑफ इमेज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ये लाइन स्केल से ड्रा करता तो ये बराबर है, ये आपकी बुक में बनी है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर होता है जब प्लेन मिरर के अंदर, ये याद रखें। और मैग्निफिकेशन क्या है, मानी इमेज, इमेज का साइज क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, तो सेम साइज है। तो हम मैग्निफिकेशन में लिखेंगे सेम साइज, क्या लिखेंगे जी, सेम साइज। सेम साइज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम, यानी कि जब सेम हो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन यानी एम जो है ना वो 1 के बराबर होता है। अब अगर इमेज छोटी बन जाए तो तब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है, छोटी के लिए, छोटी छोटी इमेज के लिए। अगर बड़ी इमेज हो तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ग्रेटर लिया है। अब क्यों लेते हैं ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए बस ये याद रखो सेम साइज है, ठीक है जी, सेम साइज है। तो ये हमारा अब इस तरह का क्वेश्चन है, दो प्लेन मिरर रखे हैं, अमाउंट अरेंज पैरेलल फेसिंग ईच अदर, एक इधर रखा है एक इधर रखा है। तो जो बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, मान ले मार्कर बीच में रखेंगे, ये मेरे दो हाथ क्या है, ये मेरे दो हाथ, एक मार्कर रखता हूँ, दोनों हाथ मेरे मिरर्स हैं, इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा जो कि इमेज, ये मार्कर है। तो कितनी तस्वीरें बनेंगी, इमेज कितनी बनेंगे, बहुत ज्यादा, ये 2 बनेंगे या 3 बनेंगी, आपके बुक में एमसीक्यू तीसरे। भाई प्लेन मिरर के बीच में रखने से इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। ऐसे आपने नई शॉप में देखा होगा, या आपने ब्यूटी पार्लर में जो मिरर रखते हैं, एक सामने रखते हैं एक पीछे रखते हैं, रखते होते हैं ना, रखते हैं, और आप देखते हो ना आपकी जो सर है, जो आप है, वो बहुत दफा पीछे पीछे की तरफ बनते हुए जाते हो। आपकी जो शेप है, आपकी जो तस्वीर है, इमेज है, वो बैकवर्ड बहुत ज्यादा दफा बन रही होती है। पहले बड़ी, फिर उसके पीछे छोटी सी, फिर छोटी सी, फिर छोटी सी। तो ये इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं जब दो प्लेन मिरर के बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट का ऑप्शन सही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू बच्चों यहाँ तक देखने के लिए। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करते हैं।